नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए एक नज़र डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में मास्क ना पहनना पड़ेगा महंगा, 2000 रुपये तक जुर्माना राशि बढ़ी। कोरोना से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार का अहम फैसला, मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए अब स्टूडेंट्स भी आएंगे मैदान में। प्रेमिका ने मंगेतर और मां के साथ मिलकर प्रेमी को दी खौफनाक मौत, कहानी जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। घाटों पर छठ न मनाने से पूर्वांचली परेशान, दिल्ली पुलिस कर रही है घाटों की सघन निगरानी। और आखिरकार दिल्ली के अस्पताल में कैसे हुई कोरोना मरीज की रहस्यमय मौत। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में अब मास्क ना पहनने पर 2000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कोविड पर पॉलिटिक्स ना करने की अपील भी की है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने, और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई। उनके अच्छे सुझाव आए, उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके, हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके। हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। खास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। कई लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं दो अगली छठ पूजा ऐसे करूँगा, मैं ऐसे व्रत रखूँगा। बहुत लोगों की मान्यता होती है। आप सब लोग मनाएं छठ पूजा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने अपने बात तो
दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी की किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर, गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं, बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है। और मेरी फिर से विनती है, छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इस पे राजनीति मत कीजिए। आज की डेट में दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लान्ड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है। और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से न केवल मेहनत की है, उन्होंने सूझबूझ के साथ जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट किया है, ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया। जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका कितना एडवांस्ड देश है। न्यूयॉर्क के अंदर 6 अप्रैल को उनकी पीक आई थी।
6 अप्रैल को उनके 6,353 केस थे। उस दिन 6,353 केसों में उनकी 575 लोगों की मौत हुई थी। और जो वीडियो आ रहे थे वहां से कि कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, अस्पताल के बाहर सड़क के ऊपर पेशेंट सब पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जब बेड खाली होंगे तो हम अंदर अस्पताल के अंदर जाएंगे। बुरा हाल था चारों तरफ और इतनी डेथ हो रही थी, बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। इसी तरह की तस्वीरें स्वीडन से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें फ्रांस से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें इटली से आई थी। जब बेड्स खत्म हो गए थे, लोग बाहर पड़े हुए थे, लोग जब उनकी पीक आई थी। आज दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने, मेडिकल डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इतनी शानदार व्यवस्था की है, इतना शानदार कोविड का मैनेजमेंट दिल्ली में किया है कि दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आज भी 7,500 बेड्स अवेलेबल हैं, आज भी 450 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए। इतनी ज्यादा पीक आने के बाद भी 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। लेकिन जब आप इतने एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहां पे बुरा हाल हो गया था, मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इन सभी डॉक्टर्स की ये समय है हम सब पीठ थपथपाएं। अगर कोई भी आपको डॉक्टर मिले, कोई भी नर्स मिले जो कि कोविड के लिए काम कर रहा है, उसकी एक बार पीठ थपथपा देना, उसका शुक्रिया अदा कर देना, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए, कि वो मास्क सबको बांटे, कि सब लोग मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपको सुकून मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में कोविड के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी ना हो, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने MBBS 4th to 5 ईयर के स्टूडेंट, इसके साथ ही इंटर्न्स और BDS डॉक्टरों की भी अस्पतालों में मदद लेने का ऐलान किया है। पेश है रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 15 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए और इस दौरान करीब 1,200 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। मौतों के आंकड़े भी डरा रहे हैं। बुधवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 131 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी किल्लत हो रही है।
अब केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस 4th और 5th ईयर स्टूडेंट्स, इंटर्न और बीडीएस डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने को मंजूरी दी है। सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर को इजाजत दी है कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस छात्र, इंटर्न, बीडीएस पास डॉक्टर्स कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स की मदद के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। इन्हें 8 घंटे की शिफ्ट के लिए रोजाना 1000 रुपए और 12 घंटे की शिफ्ट के लिए रोजाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। इंटर्न के मामले में मानदेय उनको मिलने वाले स्टाइपेंड के ऊपर और अलग होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और मेडिकल स्टाफ की कमी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक भी की थी, जिसमें सीएपीएफ के अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने का फैसला लिया गया था। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती दिल्ली में की है। सरकार इस बात को मान रही है कि प्रदूषण और त्योहार के सीजन में हुई लापरवाही से दिल्ली में हालात और बिगड़े हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और सख्त करने का निर्णय लिया है, ताकि दिल्ली में कोरोना से हालातों पर काबू पाया जा सके। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लव, सेक्स और धोखे की ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक प्रेमिका ने अपनी मंगेतर और अपनी मां के साथ मिलकर अपने बिजनेसमैन प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ट्रेन में ठिकाने लगा दिया। इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब गायब हुए शख्स के दोस्त ने उसे ढूंढने की कोशिश की। प्यार, धोखा और फिर खौफनाक मौत। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते निर्मम हत्या की ये वारदात सामने आई है। मॉडल टाउन इलाके में कारोबारी नीरज गुप्ता की हत्या उसकी प्रेमिका के घर में कर दी गई। उसके बाद शव के टुकड़े कर उसे राजधानी ट्रेन से गोवा दिल्ली के बीच ले जाकर फेंक दिया गया। नीरज की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड और उसके मंगेतर जुबेर और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। ये पूरा घटनाक्रम दिल दहला देने वाला है, जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाएगा। आप भी सुनिए पुलिस ने कैसे इस लव, धोखे और ब्लाइंड मर्डर के केस को सुलझाया। 14 नवंबर को थाना आदर्श नगर में नीरज गुप्ता नाम के आदमी की एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, जिसमें कि मिसिंग पर्सन नीरज गुप्ता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। 18 नवंबर को नीरज गुप्ता की वाइफ आंचल गुप्ता ने कंप्लेंट दी कि नीरज के लापता होने में फैजल नाम की एक लेडी, जो कि नीरज गुप्ता की ही एम्प्लॉय है, उसका हाथ हो सकता है। इस मामले में 365 आईपीसी में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई। इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेशन के दौरान फैजल ने यह बताया कि नीरज गुप्ता, जो कि पिछले 10 साल से उसके बॉस हैं, नीरज गुप्ता और फैजल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव अफेयर है पिछले 10 साल से ही। अब फैजल के परिवार वाले फैजल की शादी जुबेर नाम के एक आदमी से करना चाहते थे। फैजल ने जब इस बारे में नीरज गुप्ता को बताया तो नीरज गुप्ता फैजल को मिलने फैजल के घर केवल पार्क एक्सटेंशन आदर्श नगर के एरिया में आया। वहां पे नीरज गुप्ता और फैजल की मां शाहीन नाज और जुबेर, जो कि तीनों एक्यूज्ड हैं, इन तीनों की नीरज गुप्ता से गहमागहमी हुई, जिसमें कि जुबेर ने और इन दोनों फैजल और शाहीन नाज ने मिलके नीरज गुप्ता पर ईंट और चाकुओं से अटैक कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस गुमशुदगी और हत्या के केस को सॉल्व किया है, जिसके पीछे आदर्श नगर थाने की पूरी टीम और स्पेशल स्टाफ तक लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर को कारोबारी नीरज गुप्ता घर से किसी से मिलने के लिए निकल गया था, लेकिन जब घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि फैसल नाम की महिला, जो नीरज गुप्ता के यहाँ पिछले 10 सालों से काम करती है, उसके और नीरज गुप्ता के बीच अवैध संबंध का खुलासा हुआ। फिर क्या था, पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी। जांच आगे बढ़ी तो हत्या की इस खौफनाक वारदात का सच भी सामने आ गया। नीरज की लाश टुकड़ों में बरामद हुई है और पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाली प्रेमिका, उसके मंगेतर और मां को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।
दिल्ली के घाटों पर छठ पूजा की परमिशन न मिलने से पूर्वांचल वासी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कई पूर्वांचल वासी चोरी छिपे घाटों पर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के तमाम बड़े घाटों की दिल्ली पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलने पर लोग बेहद परेशान हैं। पूर्वांचल का ये महापर्व छठ नदी के किनारों पर ही मनाया जाता है। ऐसे में लोग अभी भी किसी न किसी बहाने घाटों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर पूर्वांचल के कुछ लोग पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। संतोष झा, प्रेसिडेंट ऑफ पूर्वांचल नवनिर्माण संगठन दिल्ली प्रदेश। आज आप लोग यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ पर घाट की सफाई करनी थी छठ पूजा को लेकर, तो आप लोग अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? अंदर इसलिए हम नहीं जा पा रहे, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व मंच से कहते हैं कि सफाईगिरी करो, और पूरे देश उससे प्रभावित होकर के मैं सफाई अभियान चलाना चाह रहा। चूँकि अभी दीपावली का त्यौहार निकला है और पूरे जमुना में पूरा गंदा हुआ पड़ा है, और जब यही दिल्ली पुलिस है वो जो कहते हैं कि सड़क जाम करना गैर कानूनी है, हमें तो दिल्ली पुलिस पे शर्म भी आता है कि हम किस शहर में रह रहे हैं। ये वो दिल्ली पुलिस है जब हम कहते हैं कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो हमें रोका जाता है। ये वही दिल्ली पुलिस है जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं चुनाव जीतने के समय, तो दिल्ली पुलिस को मुंह में लकवा मार जाता है, वो कुछ नहीं बोलती। और जब हम करने आते हैं, हमारे जैसा आम आदमी करने आता है, तो दिल्ली पुलिस पूरी शक्ति बल के साथ रोका जाता है। देख सकते हैं सत्तो साहब खड़े हैं बाहर और हमें रोका जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि अगर आप आएंगे तो आपके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस को तो ऊपर से ऑर्डर है ना, पुलिस क्या कर सकती है? ये वही पुलिस है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये वही पुलिस है, अमित शाह जी की पुलिस है। जब प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं तो वहाँ ये चुप हो जाते हैं, जब केजरीवाल जी दीप जलाते हैं वहाँ ये चुप रहती है। और जैसे आम आदमी पूर्वांचल के लोग अपने आस्था का महापर्व मनाने के लिए सड़कों पर उतरता है और विरोध करता है तो उसे रोका जाता है, कुचला जाता है। आज मैं सफाईगिरी करने आ रहा था, हमारा मकसद कोई भी नहीं था कि हम झगड़ा फसाद कराएं, किसी को भड़काएं, लेकिन उसमें भी हमें रोका गया। कहता आप नहीं कर सकते, आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, आपका मकसद भड़काना है। तो अब आप छठ का त्यौहार कैसे मनाएंगे? अब जैसे भी मनाएगा, देखिए जैसे मनाया जाएगा, ये त्यौहार जमुना किनारे ही मनाया जाता है। और जब ये तब हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनको बोला जाता है हिंदू सम्राट है, उनको सोचना चाहिए आप ये क्या कर रहे हैं। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप लोग यहाँ सफाई करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पुलिस हमें रोक रही है। मैं कानून हाथ में नहीं लेने वाला आदमी हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार से शिकायतें हैं। सरकार के अंदर पुलिस काम करती है और पुलिस दबाव में है। वो अंदर खाते तो वो भी मुझे कह रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन बीमारी इतनी फैली हुई है, पुलिस और इसमें प्रशासन तो ठीक कर रहा है। बीमारी फैली हुई है, जब मोदी जी भाषण देते हैं, जब करते हैं, वहाँ बीमारी को क्या हो जाता है? ये वही तो मैं कर रहा हूँ, यही दिल्ली पुलिस है, तब ये कोई कार्रवाई नहीं करती, दबाव में काम कर रही है अमित शाह जी के दबाव में। दिल्ली के अंदर दोबारा से फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी को मद्देनजर देखते हो तो ये कदम उठाए गए हैं? नहीं, मद्देनजर मैं सम्मान करता हूँ, बता दिया हम नहीं चाहते बीमारी फैले। शर्तों के साथ मैं चाहता था कि शर्तों के साथ, जैसे आपने शराब का ठेका खोल दिया, जैसे आपने बस खोल दिया, जैसे आपने बाजार खोल दिया, मार्केट खोल दिया, इसी तरह से हमें नियमों के साथ हमें छूट देते आप। हम पूर्वांचल वासी समझदार हैं, आप कहते हैं कि जो व्रतधारी हैं उनको भेज देते, और हम पूरी रक्षा सैनिटाइजर मास्क जो हम संस्था को जो मुहैया कराते। आपकी जब ये दोहरी नीति देखते हैं तो बहुत दुख होता है। और आपके कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पूरा पालन करते हैं? बिल्कुल हम पालन करते हैं, सरकार के लोग होते हैं, चूंकि यह सरकारी घाट है, जितने भी सरकारी एजेंसियां वो सारा काम करती, हमारे संगठन के लोग हम करते। आप एक बार बोलते तो सही, आपने नहीं बोला, आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और हमारे जो महापर्व है उसे रोक दिया आपने। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि कोरोना के चलते दिल्ली की हालत गंभीर है, त्योहार जरूरी है या फिर लोगों की जान। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि इस नाजुक हालत में क्या करना चाहिए। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिडलान की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल से कोविड मरीज के गायब होने और बाद में उसकी लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये मामला यमुना पार का है। इस इलाके में रहने वाले 72 वर्षीय सुरेश को उनकी बेटी ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अस्पताल प्रशासन द्वारा बेटी को घर भेज दिया गया। हालांकि बाद में इस बुजुर्ग की बेटी ने आरोप लगाया कि 17 नवंबर को जब वो अस्पताल पहुंची तो उनके पिता हॉस्पिटल में नहीं थे। देखिए क्या है पूरा मामला। कोरोना मरीज की संदिग्ध मौत, दिल्ली के सरकारी अस्पताल का मामला। अचानक गायब हुआ कोरोना मरीज, ढूंढने पर मिली लाश।
जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालत बदतर होते जा रहे हैं। मामला यमुना पार्क के सरकारी अस्पताल का है, जहां 16 नवंबर को दिलशाद गार्डन के रहने वाले 72 साल के सुरेश कुमार राय को उनकी बड़ी बेटी ने अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज सुरेश कुमार राय का इलाज अस्पताल में चलने लगा, लेकिन अगले ही दिन 17 नवंबर को अस्पताल की तरफ से परिजनों को सूचित किया गया कि आपका मरीज गायब है। मेरा नाम शिवानी राय है और मेरे फादर सुरेश कुमार राय को यहाँ पे सवेरे 8 बजे 16 की सुबह 8 बजे भर्ती किया गया और उनको एक्सरे टेस्ट के लिए ले गए। और ये मेरी सिस्टर है सलोनी राय, ये भर्ती कराने आई थी और उनको बोला गया कि अब आप घर चले जाइए, जो भी जिस तरह की भी कोई इंक्वायरी है या आपको अपने पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ से आप पता करते रहिए। तो सर शाम तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। रात को 11 साढ़े 10 11 बजे करीब हमने एक जैसे तैसे एक सोर्सेज से नंबर पता करवाया, वीडियो कॉल करा तो हम लोगों का पेशेंट अवेलेबल था, वो बेड पे ही थे। 12:30 बजे 12:50 पे हमारे पास फ़ोन आता है कि आप अपने पेशेंट का हाइट और वेट बताइए ताकि हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर सकें। सर तो हमने उनको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है तो हम आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाइट और वेट क्या है। पेशेंट आपके पास है, सब कुछ है, तो आप देख लीजिए। सर सवेरे 6:30 बजे जब हमने इनको फ़ोन किया कि हमारे पेशेंट का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला जी 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब वो वॉशरूम करने गए थे और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद से आपका पेशेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब आपका पेशेंट हमारे पास से एब्सकॉन्डिंग है। हम सर 16 की रात 1:30 बजे से लेके अभी ये 36 घंटे हो गए हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है कि हमारा पेशेंट कहाँ है सुरेश कुमार राय। मरीज के गायब होने के बाद उनकी दोनों बेटियां हाथ में फोटो लिए पिता को ढूंढ ही रही थी कि अचानक ये सुनकर उनके होश उड़ गए कि उनके पिता की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। आप बताएं क्या मामला था, इस पे पेशेंट परेशान हो रहे हैं, उसके उन्होंने 16 तारीख को एडमिट किया था। एक देखिए ये ना एक बुजुर्ग हैं जो 72 ईयर ओल्ड हैं, 17 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं और ये कोविड सस्पेक्ट हैं, नॉन हाइपरटेंशन है और निमोनिया पुराने बीमारी है, इनको सारी करके एडमिट हुए थे। और ये जिस वार्ड में भर्ती हुए हैं वहाँ से निकल के बाहर आ गए दूसरे वार्ड में और फिर ट्रेस नहीं हो पाए वहाँ से वार्ड में। तो अब इनको मतलब वो बाहर आए होंगे निकल के कहीं बाथरूम के लिए और वहाँ कोलैप्स कर गए हैं। तो वहाँ जो है वहाँ से उनकी बॉडी मिल गई है और हम इस जो है चीज़ को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। सारे स्टाफ को समन कर लिया है और इंचार्ज को बोला है कि भाई रिश्तेदारों को अपना थोड़ा सा ब्रीफ करें और सारे अस्पताल की हमने जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है इंचार्ज को भी। ये इस तरह का इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। सर परिवार का कहना है वो जो मतलब किसी के सहारे चल नहीं सकते थे, बिल्कुल भी उनसे चला नहीं जा रहा था, वो फिर कैसे अकेले एकदम। हाँ देखो ये एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी और सीरियसली देखनी पड़ेगी। जो उस तरह का स्टाफ है उसको हमने समन किया है। अब इस परिवार ने जीटीबी एनक्लेव थाने में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। वहीं इस घटना ने सरकार के सभी दावों को खोखला कर दिया है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।